तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इस पे एक शॉर्ट नोट्स अगर पूछा जाए तो उसको कैसे लिखना चाहिए मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और बाद में टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 में पास हुआ था। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, इस एक्ट का क्या यूज है देखेंगे डिटेल में। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो आप, इट स्पेसिफाइज एंड डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी आप किसी पार्टी के साथ या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके कौन से प्रिंसिपल्स है वो सब आपको देखने के लिए इस एक्ट में मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 सितंबर 1872। तो ये कब से लागू किया गया? 1 सितंबर 1872। एक्चुअली ये जो इनएक्टेड मतलब एक्ट पास कब हुआ? 25 अप्रैल 1872 में ही पास हुआ था, बट ये लागू कब कर दिया? 1 सितंबर 1872 में। तो अब आगे जाके ये एप्लीकेबल कौन से स्टेट्स में है या कौन से रीजन में है देखते हैं। एप्लीकेबल फॉर होल नेशन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में इस एक्ट को लागू किया गया है। दिस लॉ डील्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लॉ है सिंपली इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उसको मेंशन किया गया है। हालांकि इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। तो लास्ट जो चेंज है आपको दिखाई देगा अपडेटेड ऑन 17 दिसंबर 2018 जो लास्ट चेंज हुआ है। हो सकता है इसके बाद भी हुआ होगा। कुछ जानकारी आपके पास है तो कमेंट सेक्शन आपका है, बुक में जितना है मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। दिस लॉ डील्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो जान गए, ओके। दिस एक्ट गाइड्स टू इंडिविजुअल टू बाय और सेल द प्रॉपर्टी। अगर कोई नया बंदा है उसको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी बाय करते समय या सेल करते समय एग्रीमेंट बना रहा है तो उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए, कौन से लॉज होने चाहिए, कौन से रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सब आप अगर एक्ट ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहा है तो आपको ये याद रखना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जरूर पढ़ना है, साथ में इसका जो अपडेटेड वर्जन होगा वो भी पढ़ना है। तो वैसे बेसिकली मैं बता दूं तो ये जो पहले था इसमें 11 चैप्टर थे और 266 आर्टिकल्स थे जब बनाया गया तब। अब तो इसके 2 पार्ट भी बनाए गए हैं। बाद में 1932 में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ गया। तो बहुत डिटेल में है इसकी जानकारी, बट आपको इस स्टेज पे जरूरी नहीं है, तो बेसिक जानकारी काफी है। डन। तो यहाँ पे इसको हम खत्म कर देते हैं। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है समझ में आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना कि सर समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन के समय कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं? तो पहला है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको डिटेल में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट द वर्क एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन फॉर अ फिक्स्ड लमसम अमाउंट। तो अगर आपने किसी को लमसम अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, पूरा वर्क जो है एग्जीक्यूट करेगा एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। जो भी आप ड्राइंग दोगे उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन रहेंगे उसके हिसाब से कर देगा फॉर अ फिक्स्ड लमसम अमाउंट। इतना अमाउंट दे दूंगा, इतना काम करवा के दे दो, सीधा सीधा मतलब है। अभी इसमें डिटेल में जानकारी नहीं होती है, एक्सकेवेशन का इतना हुआ, फिर कंक्रीटिंग का इतना हुआ, उसमें सीमेंट का इतना, एग्रीगेट का इतना, डिटेल में कोई नहीं जाता है। डिटेल में जाने के लिए कुछ अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, आगे देखेंगे। अब समटाइम्स कभी कभी नॉट एवरी टाइम द कॉन्ट्रैक्टर में कोट द रेट पर क्यूबिक मीटर। कभी कभी क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर 1 क्यूबिक मीटर के लिए और पर स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्टअप और कारपेट एरिया
रेट कोट कर सकता है। मतलब कोई बिल्डिंग है 420 स्क्वायर मीटर की है, तो पर स्क्वायर मीटर मैं इतना चार्ज लूंगा, ये कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी कह सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर विल गेट पेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 to 3 months। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2 से 3 महीने के गैप में क्या होगा, पैसा मिलेगा। वो भी कैसे, एज पर वर्क प्रोग्रेस, वर्क की प्रोग्रेस कैसे है वो देख के। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंजीनियर इन चार्ज। मतलब काम कैसा है, गुड क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है, सही से किया है कि नहीं, ऐसा एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इंजीनियर इंचार्ज जो उस वर्क का है। वो सर्टिफिकेट के हिसाब से द पेमेंट विल बी मेड, कॉन्ट्रैक्टर को उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ आइटम ऑफ वर्क इज प्रोवाइडेड। किसी को मैं अगर लमसम अमाउंट पे काम दे रहा हूँ तो उसको ना लिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको देखो भाई साहब ये काम करने हैं, एक्सकेवेशन करना है, फुटिंग भरना है, ये सब करना है, तो आप मुझे होल एंड सोल बता देना कि ये पूरा काम करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो ऐसा लिस्ट बना के दिया जाता है। बट अगर इफ एनी एक्स्ट्रा वर्क और अल्टरेशन डन, बाद में हम बोल सकते हैं ना कि अरे वो लिस्ट में नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा का वर्क है, ये भी करना पड़ेगा आपको, तो वो करेगा, बट उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर विल गेट पेड फॉर दैट। जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा या अल्टरेशन चाहा होगा आपने, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा का पैसा देना पड़ेगा भाई साहब, है ना। डन, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लमसम कॉन्ट्रैक्ट। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी है। अब इसके एडवांटेजेस देखो, लमसम कॉन्ट्रैक्ट देने के एडवांटेजेस। द ओनर नोज बिफोर हैंड, मतलब काम करने से पहले ही ओनर को पता चलता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है ना। ये सबसे बढ़िया चीज है कि आपको काम करने से पहले ही पता चलता है कि इतना पैसा लगने वाला है। तो लगने वाला पैसा अगर आपको पता है, सो ही कैन अरेंज द फाइनेंस, मतलब ओनर पैसा अरेंज कर सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज, फॉर पेमेंट डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ वर्क नॉट रिक्वायर्ड। अब लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है तो उसमें डिटेल में मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इट सेव्स द टाइम, इससे टाइम बच जाएगा क्योंकि मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है ना। और मेजरमेंट लेने के लिए दोनों पार्टीज का एक एक पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जिसको मेजरमेंट समझ में आते हैं, तो उन बंदों के ऊपर जो खर्चा होगा वो भी नहीं होगा। ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट का फायदा है। तीसरा, सिंस देयर इज नो एडिशंस एंड अल्टरेशंस। हाँ, लमसम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहां पे कोई एडिशन नहीं होता, अल्टरेशन नहीं होता है। ऐसा होने के कारण एक्सेलेंट अगर प्लानिंग करोगे, इफिशिएंट मैनेजमेंट करोगे उस काम का, तो प्रॉफिट में भी मोर, ज्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदे वाली बात है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। अब कई लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे एडिशन और अल्टरेशन अलाउड नहीं है, ऐसा आपने बोला, बट यहाँ पे तो बोला है एडिशन और अल्टरेशन किया तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता है, अल्टरेशन ना हो ऐसा सिविल का कोई काम नहीं होता है। कभी कभी अल्टरेशन करने पड़ते हैं, कभी एडिशनल वर्क करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा का पेमेंट देना पड़ता है। डन। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो एक्स्ट्रा वर्क इज अलाउड। यहाँ पे एक्स्ट्रा का वर्क करने के लिए अलाउड नहीं है, बट बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि अगर एक्स्ट्रा का वर्क है तो करना ही पड़ेगा ना। बट फिर भी एज पर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा का वर्क नहीं दे सकते हो। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट गारंटीड एंड इट्स रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे लमसम अमाउंट के लिए जब आप काम लेते हो तो काम की क्वालिटी नहीं रहती है, और ये काम की क्वालिटी अच्छी अगर नहीं दी कॉन्ट्रैक्टर ने तो उसके लिए भी रिस्क है। कैसे, क्योंकि आपका जो भी काम है उसका एडवर्टाइजमेंट वो ओनर पूरे मार्केट में कर देगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर से मैंने काम करवा दिया, इसने बहुत गंदा काम कर दिया। तो पब्लिक को बस उतनी बात काफ़ी होती है, वो बोलेंगे कि अरे चलो ये तो अच्छा काम नहीं करता है, इसको काम मत दो, ये होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी रिस्क है।
कॉन्ट्रैक्टर में सबमिट हाई टेंडर्स। अब लमसम अमाउंट है, डिटेल में आपको ये रेट्स कोट नहीं करने हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, चालाकी करके हाई रेट भी बता सकता है, हाई टेंडर वैल्यू भी दे सकता है, 2 लाख का काम 2.5 लाख 3 लाख भी बोल सकता है। सो दैट्स इट अबाउट द लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक कमेंट भी कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।